नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज। भारत की खोज का द्वितीय चैप्टर क्या है, जिसका नाम तलाश। बच्चों, इससे पहले हमने जो अध्याय पढ़ा था उसका नाम था अहमदनगर का किला, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जेल यात्रा के दौरान किए गए कार्यों का विवरण दिया था। अगला पाठ जिसमें तलाश है, उसमें पाठ के कई भागों में पाठ को विभाजित किया गया है, जैसे भारत के अतीत की झांकी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के अतीत की झांकी। बच्चों, इसका सारांश मैं आपको बताती हूँ कि इसमें नेहरू जी ने कहना चाहा है कि भारत के अतीत में अवश्य ही ऐसी दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं है। यदि हम पिछले 5 वर्षों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जो भारत में है उसका मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। हाँ, पूरा विश्व नहीं कर सकता। कभी कभी नेहरू जी के मन में भी यह विचार आया था कि आखिर यह भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे जो पुराने समय में है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है। इसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, जो इसके पास शक्तियां थी वो उसको इसने कैसे खो दिया। क्या इसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया? विशाल जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी क्या भारत के पास ऐसा कुछ है जिसे जानकर कहा जा सके आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? वे एक आलोचक की भांति भारत के अतीत का विश्लेषण कर यह जानना चाहते थे कि भारत की मजबूती का कारण क्या है। वह एक आलोचक बनकर जानना चाहते थे कि हमारे भारत में जो मजबूती थी वो उसका कारण क्या है। सर्वप्रथम उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के घर और गलियों का निरीक्षण किया। जो प्राचीन नगर जो था मोहनजोदड़ो, उसका निरीक्षण किया, जिनका अस्तित्व 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। साथ ही उसे आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार बताया जाता है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भी भारत का बराबर निकट संपर्क रहा। भारत ने उन्हें प्रभावित किया भी, वह स्वयं भी हुआ भी, लेकिन अपने सांस्कृतिक आधार को डगमगाने न दिया। नेहरू जी ने भारत में आने वाले विद्वान यात्री जो चीन, पश्चिमी व मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन भी किया। उन्होंने पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जाना। हिमालय पर्वत और उनसे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी उन्होंने जाना। हिमालय पर्वत की गोदी से निकलने वाली विशेष नदियों, जैसे कौन कौन हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा ने भी उन्हें प्रभावित किया। भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं व दिल्ली तथा आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी को भारत के अस्तित्व के बारे में अवगत कराया। बच्चों, जब भी वे अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखते तो उन्हें इस बात की हैरानी होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था है जो दिया गया महात्मा बुद्ध का उपदेश अपने शिलालेखों के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते। अशोक के पाषाण स्तंभ, फतेहपुर सीकरी में सभी धर्मों में समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाशता अकबर, ये सब अतीत की बातें होते हुए भी नेहरू जी को वर्तमान के धरातल पर सजीव प्रतीत होते हैं। बच्चों, जो आपका भारत के अतीत की झांकी है, इसमें इतना ही दिया गया है। अगर हम सारांश से इसे पढ़ें तो बच्चों इसके अंतर्गत इतना ही दिया गया है। अगर हम इस पुस्तक को एक बार पढ़ लेंगे तो हमें शायद समझ में आ जाए, या इस सारांश को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम भारत की शक्ति और सीमा की। इसके बारे में नेहरू जी ने कहा है कि यदि भारत की शक्ति के संस्थानों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज की जाए तो पाएंगे कि यह लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया है। न जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रहने वाला भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया, जबकि हम सबसे आगे थे, लेकिन तकनीक के क्षेत्र में हम पीछे क्यों रह गए? आखिर नेहरू जी ये बात जानना चाहते थे। यूरोप के देश जो अत्यधिक जो थे पिछड़े थे, यूरोप के देश तकनीक में आगे निकल गए। देखा आपने कि हम लोग पीछे हैं और वो लोग आगे। यदि यह विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ तो यह कहना गलत नहीं कि भारत के पास मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन बाद की सदियों में इसमें कुछ गिरावट आई, जिससे नवीन खोजों की लालसा व परिश्रम की कमी होने लगी। हमारे अंदर बच्चों, हमारे जो भारत में है परिश्रम
करना नहीं चाहते। चाहते हैं कि हमें ऊपर ही ऊपर भोजन प्राप्त हो जाए, सब कुछ ऊपर ही ऊपर मिल जाए। बाहर का आदमी परिश्रम करता है, मेहनत करता है और तभी वो आगे बढ़ता है। नित नए आविष्कार करने वाला भारत दूसरों का अनुकरण करने लगा। कहाँ पहले भारत में इतने आविष्कार होते थे, लेकिन अब हम दूसरों की नकल उतारने लगे, हम दूसरों का अनुकरण करने लगे। प्रकृति व ब्रह्मांड के रहस्य भेदने वाला भारत कार्यों में कमजोर पड़ गया। सुंदर इमारतों का निर्माण करने वाले भारत में पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण पच्चीकारी वाली नक्काशी की जाने लगी। काव्य व साहित्य का प्रभाव अधिक होने के कारण सरल, सजीव व समृद्ध भाषा का स्थान अलंकारों से परिपूर्ण जटिल भाषा ने ले लिया। यद्यपि इतना कुछ होने पर भी भारत की दृढ़ता व अटलता को कोई हिला नहीं सका। भारत की आगे बढ़ने की निरंतरता सदैव बनी रही। वास्तव में प्राचीन भारत का ढांचा तो पुराने रूप में रहा, लेकिन अंदर की गतिविधियां बदलती रही। भले ही नए लक्ष्य न खींचे गए, लेकिन प्राचीन व नवीन का सामंजस्य स्थापित करने की लालसा ने भारत को गति दी और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य भी दिया। बच्चों, भारत की शक्ति और सीमा के अंतर्गत इतना ही है। आप लोग इसे थोड़ा विस्तार से पढ़ना चाहेंगे तो अपनी बुक से पढ़ लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम भारत की तलाश। भारत की तलाश किस पर थी? जो नेहरू जी थे, नेहरू जी ने भारत की तलाश पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और प्राचीन संस्कृति उपलब्धियों से करनी चाहिए। वो भारत की तलाश इनमें करते थे। नेहरू जी ने प्राचीन भारत की तलाश किसमें की? इसके अस्तित्व को परखने हेतु अनेक पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और कई सांस्कृतिक उपलब्धियों का अध्ययन किया, लेकिन वे उन तत्वों को प्राप्त न कर पाए जिनकी उन्हें तलाश थी। इस समय भारत विचित्र अवस्था में था। भयंकर गरीबी, शासकों द्वारा उनका बुरा हाल व समाज में मध्यम वर्ग के आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम, सब कुछ बेचैन करने वाला था। नेहरू जी का झुकाव उच्च वर्ग की ओर न था। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु भी वे मध्यम वर्ग की ओर ही देखते थे। वो हमेशा मध्यम ओर देखते थे, ये नहीं कि उच्च वर्ग की ओर उनका ध्यान रहता था। इस समय मध्यम वर्ग अपने आप को अंग्रेजों की जंजीरों में कैद व सीमाओं में जकड़ा हुआ समझता था और उन्हें हटाकर स्वयं सत्ता संभालना चाहता था। वास्तव में इस मध्य वर्ग के लोग इसी ढांचे की पैदाइश थे, अर्थात उन्होंने शुरू से ही अंग्रेजों की नीतियों को देखा था, इसलिए शासकीय संचालन स्वयं करके सत्ता अंग्रेजों के हाथों से खींचना चाहते थे। नए बुद्धिजीवी जब आगे बढ़कर आए तो उन्होंने एहसास किया कि उनकी नीतियों को गांवों में क्रियान्वित किया जा सकता है। बच्चों, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग गांवों में ही निवास करता था। आपने देखा होगा कि अधिकतर जो जनसंख्या थी वो गरीब थी और गांवों में निवास करती थी। युवा बुद्धिजीवियों के समक्ष एक ऐसे भारत की तस्वीर सामने आई जो दूसरे ही ढंग का था, जो अपने वास्तविक अस्तित्व को पूर्णतः भुला चुका था। नेहरू जी मानते थे कि भारत अपने में सभी विशेषताएं होते हुए भी अधीनता का जीवन व्यतीत कर रहा है। नेहरू जी को भारत की ग्रामीण जनता सदा अपनी ओर आकर्षित करती रही। उनमें कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, अर्थात वे भारत से पूर्णतया जुड़े हुए प्रतीत होते थे। वो हमसे पूरा लगाव रखते थे। ग्रामीण अभाव में रहते हुए भी भारत की शान थे। जो बात उनमें थी वह भारत के मध्यम वर्ग में नहीं थी। नेहरू जी का मानना था जो ग्रामीण वर्ग था वो सबसे अच्छा था। वे केवल उत्तेजना का भाव रखते थे। नेहरू जी इस बात से भी अपरिचित न थे कि भारत की तस्वीर कुछ कुछ बदल रही है, क्योंकि पिछले 200 वर्षों से वे अंग्रेजों के अत्याचार झेल रहे थे। काफ़ी कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, लेकिन जो मूल्य या धरोहर बच गई है वह सार्थक है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो निरर्थक व अनिष्टकारी है। नेहरू जी ने ग्रामीणों को सबसे अधिक महत्व दिया, वो मध्यम वर्ग को महत्व नहीं देना चाहते थे। बच्चों, इसके बाद अगला जो आपका पैराग्राफ आता है वो आता है भारत माता। भारत माता के बारे में नेहरू जी कहते हैं। बच्चों, ये पाठ जो है पूरा नेहरू जी पर ही आधारित है। उनके विचार क्या थे, वो क्या सोचते थे हमारे देश के लिए, इसी के बारे में दिया गया है। तो इसको मैं आपको पैराग्राफ वाइज समझा रही हूँ। तो जो भारत माता है, उसमें नेहरू जी सभी भारतीय किसानों को यह संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है, हम इसी के हिस्से हैं, हमें इसकी महत्ता को समझना होगा। वे जब भी किसी सभा में जाते तो लोगों को अवगत करवाते
कि इस विशाल भारत की स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। इसका एक एक हिस्सा भिन्न होते हुए भी एक है, सभी का नाम भारत है। बच्चों, जब आप लोग 11th में जाओगे तो नेहरू जी का एक पाठ आता है भारत माता, उसमें आप पढ़ोगे कि यही पाठ दिया गया है। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक यह एक ही है। उन्होंने भारत की एक रूपता व्यक्त करने का यह आधार बनाया कि पूरे भारत के किसान एक सी समस्याओं के दौर से गुजर रहे हैं। जब हम पूरे देश को एक करके चलते हैं तो सारे किसानों की समस्याएं क्या हैं बच्चों? एक ही हैं। सभी गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदारी, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार आदि सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसे बच्चों, जब आप 9th में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि जो छुआछूत, ऊंच नीच, इसके बारे में आपके पूरी जो हिंदी का पार्ट है वो इसी के बारे में है। लेकिन जब आप लोग 11th में जाओगे तो आप लोग देखोगे कि ये जो किसान वर्ग है इसके बारे में अधिकतर रचनाएं आपको किसान वर्ग के बारे में मिलेंगी। अतः हमें मिलकर इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाना है। गाँव में रहने वाले किसान प्राचीन महाकाव्यों, प्राचीन गाथाओं व दंत कथाओं आदि प्रचलित कथाओं को पूरी जानकारी रखते थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो भारत के चारों कोनों में स्थित भी सभा में जाते व उनका स्वागत अनेक कंठों से गूंज उठता, भारत माता की जय। नेहरू जी का एक ही नारा था, भारत माता की जय। वे अचानक ही उनके प्रश्न कर देते कि इस पुकार का क्या आशय है। उनके इस प्रश्न से वे चकित हो उठते और एक दूसरे को देखने लगते। फिर नेहरू जी उन्हें समझाने का प्रयत्न करते कि भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत व सबसे प्रमुख भारत की जनता सभी भारत के ही हिस्से हैं। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय भारत का हिस्सा है। बच्चों, जो नेहरू जी थे वो इसके बारे में भारत माता की जय का अर्थ क्या बताते हैं? जो हमारे यहाँ पहाड़ है, नदियाँ हैं, वो सब इसी पर आधारित हैं। भारत माता की जय का अर्थ है जो हमारे वहाँ रह रहे छोटे मोटे किसान हैं। इससे आगे बच्चों नेहरू जी ने बताया है भारत की विविधता और एकता। विविधता में भी एकता है। वैसे लगते हैं अनेक, लेकिन हैं हम एक। इसके बारे में संपूर्ण भारत के लोगों में खान पान, रहन सहन, पहनावे, भारत का भाषा तथा शारीरिक व मानसिक दृष्टि से भी विविधता झलकती है हमारे भारत में। लेकिन फिर भी भारत एक है। भारत के सीमांत प्रदेशों के साथ जुड़े देशों से भी भारत की समानता है। भारत की सीमा के देश भी भारत के साथ एकता दर्शाते हैं। जैसे अफगानिस्तान और चीन भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े रहे। अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी तुर्क और दूसरी जातियां, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध, उसमें पूर्व वैदिक काल में हिंदू आदि, अनेक में क्या है बच्चों कि अनेकता में एकता है। आज भी स्मारकों और मठों के अवशेषों में तक्षशिला के अवशेष मिलते हैं जो 2000 वर्ष पूर्व अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ साथ एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी आदि अनेक भाषा भाषी जनता से बसा विशाल मध्य भाग सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान हुए था। हमारे देश में क्या है बच्चों, अलग अलग भाषाएं चलती हैं, लेकिन फिर भी सभी के गुण दोष समान हैं, लेकिन सब लोग एक से लगते हैं। इनकी राष्ट्रीय विरासत एक है। नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी सदा एक समान ही रहती हैं। जो हमारे देश में क्या दिखाई देती है बच्चों? अनेकता में एकता। प्यारे बच्चों, विविधता में एकता में हमने ये सब पढ़ा कि भारत विविध अर्थात भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है। सभी प्रांतों की सभ्यता व संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक विचारधारा सभी की समान है, अर्थात विविधता होते हुए भी एकता का भाव है। बच्चों, इसका अगला पड़ाव हम पढ़ते हैं जन संस्कृति। इसी पाठ का आगे है जन संस्कृति, जिसका सारांश कुछ इस प्रकार है। नेहरू जी जब भी भारतीयों की गतिशीलता को देखते तो उसका संबंध अतीत से जोड़ना चाहते, जबकि लोगों की नज़रें सदैव भविष्य पर टिकी रहती हैं। हम बच्चों कभी भी ये सोचते हैं कि भविष्य में क्या होगा, या हम भविष्य में ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन नेहरू जी हमेशा अतीत में ही अपनी नज़रें गड़ाए रहते थे और उसी को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। पूरे भारत में उन्हें एक समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, भले ही लोग अलग अलग प्रांतों के थे। इस पृष्ठभूमि में परंपरा, इतिहास, प्राचीन कथाएं सभी का मेल इस प्रकार था कि किसी को अलग अलग करना असंभव था। उन्होंने पाया कि अशिक्षित और निरक्षर लोग भी भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत का ज्ञान अच्छे से रखते हैं। बच्चों, ग्रामीण क्षेत्र में भले ही लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें
ये रामायण महाभारत जो हमारी संस्कृति है उसका पूरा ज्ञान रहता है। हर घटना लोकमानस पर अंकित था। अनपढ़ ग्रामीण लोगों की भी प्राचीन ग्रंथों के सैकड़ों पद याद थे और तथा उनके उदाहरण वे अपनी बातचीत में प्रयोग करते थे, क्योंकि जब ग्रामीण लोग बातें करते थे तो उनके साथ उनके उदाहरण चलते थे रामायण महाभारत के। नैतिक उपदेश देने में वे माहिर थे। इससे नेहरू जी ने एहसास किया कि ग्रामीण लोग जो हैं वो अनपढ़ नहीं हैं, उनमें भी बौद्धिक शक्ति है, वो भी बौद्धिक शक्ति के साथ जीवित हैं, सही गलत का विश्लेषण करने में सक्षम हैं। उन्हें भारत में एक और संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ व्यवहार वाले पुरुष दिखाई देते, तो दूसरी ओर महिलाओं में प्रेम, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ दुख से भरा चेहरा भी दिखता है। कई बार वे जब किसी सुंदर पुरुष या स्त्री को देखते तो सोचते कि तमाम भयानक दुखों के बावजूद भारतीय सौंदर्य कैसे टिका है, इतना दुख सहने के बाद भी वो व्यक्ति सुंदर कैसे दिखाई दे रहा है। इस बात पर नेहरू जी हमेशा सोचा करते। भारत में चारों ओर गरीबी व उससे पैदा होने वाली अनगिनत कठिनाइयाँ फैली थी और यह दर्द सभी के माथे पर झलकता था। सबकी जिंदगी का सुंदर रूप समाप्त हो चुका था। इसी कारण सभी ओर भ्रष्टाचार फैला था। चारों ओर अभाव व असुरक्षा का वातावरण छाया था। लेकिन भारत की असलियत यह थी कि स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, अर्थात हर हालात को सहन करने की शक्ति भारत में थी। भारतीय संस्कृति विरासत की देन, नम्रता व भलमनसाहत हजारों वर्षों से भारत की धरोहर रही, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी मिटा न पाया। भारत को कितने ही दौरों से गुजरना पड़ा, लेकिन इसके आधारभूत तत्वों को कोई हिला नहीं पाया। बच्चों, इसी के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।